नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एग्रीकल्चर गुरुजी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोइल साइंस की एक सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है। क्लास फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हो चुकी हैं। आज है हमारी सोइल साइंस की क्लास नंबर थर्ड, और जो सेकंड क्लास में हमने एंड किया था रॉक्स एंड मिनरल्स वाला पार्ट, वो आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग वीडियो को देखते हैं भाई एक बार कमेंट में जरूर बता दिया करें कि वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। हमारी इस वीडियो को आपको शेयर करना है, क्योंकि कोई भी फी नहीं ली जा रही है। सारी की सारी वीडियोस आपकी फ्री है, और एक पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस आपको सभी सब्जेक्ट्स का यहाँ पर मिलने वाला है। मैंने सोयल साइंस की प्लेलिस्ट आपका यूट्यूब पर बना दी है, तो आप जाके यूट्यूब चैनल पर मेरा विजिट करें, वहां पर प्लेलिस्ट में जाएं। सोयल साइंस की प्लेलिस्ट जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे तो वहां पे आपको अभी 2 क्लासेस देखने को मिलेंगी, और धीरे धीरे 3, 4, 5, 6 जितनी भी क्लासेस हमारे द्वारा डाली जाएंगी सारी की सारी आपको वहां पर मिल जाएंगी। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल द एग्रीकल्चर गुरुजी ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम जो भी इंफॉर्मेशन होती है सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करते हैं। और मॉक टेस्ट के लिए आप हमें अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड आप लोग कर लें। उसके बाद में एमपीएससी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी? एमपीएससी कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट कर लें। रवि बघेल वहां पर सर्च कीजिए, आप हमें फॉलो कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलने चालू हो जाएंगे। मॉक टेस्ट जो भी चलते हैं वहां पर, जो भी क्लासेस होती हैं, अभी तक वहां पे मैं 350 to 400 लगभग 350 से 400 क्लासेस में कंडक्ट करा चुका हूं। तो वो सारी की सारी क्लासेस आप एक्सेस वहां पे कर पाएंगे। तो आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, और फिर यूट्यूब तो आप जानते ही हैं, यूट्यूब तो आपका चल ही रहा है। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। बस आपको एक काम करना है, आपकी फी कितनी है मैं आप लोगों को बता देता हूं। आपकी फी है इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है? वीडियो को शेयर करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर किया करो, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक होते हैं उतना ज़्यादा हमें यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है, और जब आप हमें मोटिवेट करते हैं तो हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने की पूरी पूरी कोशिश में जुटे रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भैया आज का वीडियो। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सबसे पहले सोयल साइंस में, जो हमारा पिछले लेक्चर में जहां पर मैंने एंड किया हुआ था, इंपोर्टेंट रॉक्स एंड मिनरल। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं रॉक्स एंड मिनरल के वेदरेशन के बाद ही इनका वेदरेशन होता है ना, क्षरण होता है, उसके बाद ही हमारी सोइल का निर्माण होता है। तो इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है भाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में कंपोजिशन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से वहां पर आपके मिनरल्स मौजूद हैं, वो सारा कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। अर्थ क्रस्ट, यदि मैं आपसे बात करूं अर्थ की, तो अर्थ की हम बात करते हैं तो देखिए, अर्थ पर जो एक सॉलिड भाग है जहां पर कि हम लोग रहते हैं, उसे कहते हैं लिथोस्फीयर। देन अर्थ पर जहां जहां पर वाटर अवेलेबल है, आपको पता है कि 70% पर आपका पानी है, ओनली 30% लैंड अवेलेबल है। 70% जो वाटर है उसे कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। और हमारे चारों ओर एक वायु का, एक एयर का जो आवरण है, हवा का एक आवरण है, उसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर। और इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है बायोस्फीयर। तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? जैव मंडल, यानी कि बायोस्फीयर। तो जो आपका बायोस्फीयर का भाग है लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर का भी भाग है आपका कौन सा? अर्थ क्रस्ट। क्योंकि लिथोस्फीयर में भी आपके और भाग आ जाते हैं, जैसे पृथ्वी के अंदर की बात करें, अर्थ क्रस्ट, मेंटल एंड बीचों बीच में उपस्थित कोर, ये आपके सारे के सारे अर्थ के ही पार्ट होते हैं। ये इंटीरियर पार्ट है अर्थ का। तो सबसे पहले हम अर्थ क्रस्ट को देखेंगे, जो ऊपर की सतह हमें देखने को मिलती है। फिर हम बात करें रॉक। रॉक इज कंपोज्ड ऑफ अ एलिमेंट। जो हमारी रॉक होती है, चट्टानें होती हैं, वो बहुत सारे एलिमेंट्स के कंपोजिशन के द्वारा बनती हैं। एंड और जो एलिमेंट्स होते हैं वो एटम्स बनाते हैं, एटम्स के फॉर्म में फिर रॉक का निर्माण होता है। बात करें हम पूरे के पूरे अर्थ क्रस्ट पे, तो लगभग 106 एलिमेंट, 106 एलिमेंट नोन है, ज्ञात हैं, जिनमें से कि 8 ऐसे एलिमेंट हैं जिनसे अर्थ क्रस्ट का 99% भाग बनता है। बाकी के बचे कितने? 98, यानी कि ओनली 8 से तो बन जाएगा 99% भाग, बाकी के बचे हैं 98, इनसे बना है ओनली 1% भाग। तो मेन कौन से हुए? ये 8 हुए। इनको भी मैं अभी आपको बताऊंगा ये 8 कौन कौन से हैं।
एंड सफिशिएंटली अबंडेंट, यहां पर आप देख सकते हैं, और अर्थ क्रस्ट का लगभग 16 किलोमीटर तक, कितना 16 किलोमीटर तक ये 8 हमारे एलिमेंट वहां पर मौजूद हैं और 99% भाग बनाते हैं। अब हम बात करें ये 8 एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो वो मैं एक बार आपको नाम बता देता हूं। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ये मेन आपके एलिमेंट हैं जो कि 8 हैं। आप यहाँ पर गिन सकते हैं, 8 के 8 एलिमेंट। इनके प्रतिशत भी मैं बताऊंगा कि कौन सा कितना प्रतिशत मौजूद है। अब ये क्या है आपके, ये एलिमेंट है, क्या है आपके ये एलिमेंट है तत्व में। इन पर थोड़ा मैं इसलिए जोर दे रहा हूं, आगे चलकर बताने वाला हूं। The element are geochemically distributed into 5 मेन ग्रुप। इन एलिमेंट्स को, ये जो 106 एलिमेंट है ना, इनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से ग्रुप हैं देखो, लिथोफाइल एलिमेंट, कैल्कोफाइल एलिमेंट, सिडेरोफाइल एलिमेंट एंड एटमॉस्फाइल एलिमेंट एंड बायोफाइल एलिमेंट। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, आपसे सिंपली क्या पूछा जाएगा कि जो 106 एलिमेंट्स हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट हैं उनको कितने भागों में क्लासिफाई किया गया, तो 5 भाग आपको आंसर लगाना है, यही आपसे पूछा जाएगा। इसके अंदर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि एटमोफाइल में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बायोफाइल में कौन कौन से एलिमेंट हैं, इतना डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा। वो पूछा जाता है आपके, जैसे आप जेआरएफ दे रहे हैं सोइल साइंस से, तब आपका उतने डीप में क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट यदि आप किसी नॉर्मल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वह स्टेट का एग्जाम हो, चाहे आपका एएफओ हो, चाहे वो अन्य कोई सा सेंट्रल का एग्जाम हो, तो उसमें ये क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, इससे ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाता। अब हम बात करें, जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था कि द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट मेनली ऑफ द लिथोफाइल एलिमेंट। अब आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी भूपर्पटी है, अर्थ क्रस्ट है, वो मेनली किससे बनी है, लिथोफाइल एलिमेंट से बनी है, एंड दैट आर कॉमनली फाउंड इन सिलिकेट्स एंड सॉइल। जो लिथोफाइल एलिमेंट हैं ये किस किस में पाए जाते हैं, सामान्यतः सिलिकेट्स में और सॉइल्स में देखने को आपको मिलेंगे, सामान्यतः यहाँ पर पाए जाते हैं। डिवीजन ऑफ अर्थ स्फीयर या फिर बायोस्फीयर, अर्थ स्फीयर कह दीजिए या फिर इसे बायोस्फीयर कह दीजिए। अर्थ स्फीयर के डिवीजन कितने हैं, एक है एटमॉस्फेयर, एक है हाइड्रोस्फीयर, एक है लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर जो कि पृथ्वी के चारों तरफ जो एक वायु का यहाँ तक ये जो आवरण है वो है आपका एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर जो पृथ्वी पर उपस्थित जल है वो हाइड्रोस्फीयर है। जहां पर हम लोग रहते हैं, जो भूमि है, जो लैंड अवेलेबल हमारे पास है, वो हमारा लिथोस्फीयर है। तो ये तीनों को मैंने यहाँ पर एक रफ में बता दिया है। देन आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। ये देखिए, ये मैंने अर्थ के इंटीरियर पार्ट को बताया हुआ है आपको। किसको बताया हुआ है, अर्थ के इंटीरियर पार्ट को। देखिए, जैसे हम बात करें इस वाली 1 सेकेंड, यहां पर ये है आपकी अर्थ क्रस्ट। ये क्या बताई हुई है मैंने यहाँ पे, अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के ऊपर ये जो एक आवरण है, ये बीच का जो गैप है, ये है एटमॉस्फेयर। यहां पर पूरे में वायु है, यहां पर पूरे में क्या है, वायु है। ये हो गया आपका अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर जब हम चले यहां पर, तो ये क्या है आपका, ये है मेंटल, ये है आपका मेंटल। एंड ये जो काला काला पार्ट आपको दिख रहा है, ये है आपका कोर। ये इंटीरियर पार्ट हो गया अर्थ का, और अर्थ के बाहर ये जो फैला हुआ है यहाँ पे, ये आपका एटमॉस्फेयर होगा। हाइड्रोस्फीयर क्या है, जो आपके अर्थ पर पानी फैला हुआ है। तो एक नॉर्मल सा मैंने यहाँ पर एक आपको डायग्राम बताया हुआ है, सिर्फ समझाने के बेसिस पर। यदि आपको समझ आ गया हो तो अच्छी बात है, और नहीं आया हो तो थोड़ा सा एक डायग्राम देख लेना गूगल वगैरह पे जाके, तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, सबसे पहला था हमारा एटमॉस्फेयर। चलिए भाई, वायुमंडल की बात करते हैं। तो देखिए, एटमॉस्फेयर जो है वो लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर दोनों को कवर किए हुए है। बिल्कुल सही बात है, जो हमारी पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, वायु फैली हुई है। वायुमंडल यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर है, ये हमारा लिथोस्फीयर है, इन दोनों को कवर किए हुए, ये तो ठीक है। एटमॉस्फेयर में क्या है, इट कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल एंड डस्ट। यहां पर आपको पानी के मॉलिक्यूल भी मिलेंगे, कहां पे, एटमॉस्फेयर में, और साथ ही साथ डस्ट भी मिलती है। एंड विच में एक्ट एज न्यूक्लियाई फॉर द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर टू फॉर्म क्लाउड्स और फॉग। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है और ये जो डस्ट है, ये कैसे एक्ट करते हैं, ये वाटर वेपर को कंडेंसेशन करते हैं, कंडेंस करेंगे, और क्लाउड्स और फॉग का निर्माण करते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हम देखेंगे कि वायुमंडल में आखिर कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, ये किस किस से कंपोज हुआ है।
तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो मेन कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर का वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? 78.084%। क्योंकि मैंने किसी एक एग्जाम में देखा था तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन थे 78.048%, 78.098%, 78.014%। तो आप 084% जरूर याद रख लेना, क्योंकि जब एग्जामिनर को एक टफ पेपर बनाना होता है तो वो डेटा को बहुत नियरली वहां पर ऑप्शन में रखता है, जिससे कि एग्जाम थोड़ा सा टफ जैसा दिखे, क्वेश्चन बहुत टफ दिखे। ये हमारा एटमॉस्फेयर का मेन कंपोनेंट है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन, अब हम बात करें ऑक्सीजन की, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितनी है? ऑक्सीजन की मात्रा है 20.946%। एंड ये जो गैस है आपकी सिग्निफिकेंट है मेन के लिए। मेन के लिए क्या भाई? सभी जीवित जंतुओं की यदि हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं, तो सभी के लिए सिग्निफिकेंट है। ऑक्सीजन जिस दिन कम होना चालू हो गया उस दिन मानव भी बहुत कम उनकी आयु होगी और बहुत ही कम लोग सर्वाइव वहां पे कर पाएंगे। इसके अलावा जो आर्गन है, जो हमारी निष्क्रिय गैसें होती हैं, जैसे कि हीलियम है, आर्गन है, जिनॉन है, रेडॉन है, ये सारी की सारी गैसें आपकी क्या है? निष्क्रिय होती हैं। और उनमें से सबसे ज्यादा आर्गन वायुमंडल में प्रेजेंट है कितना? 0.934%। और उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी के कारण आजकल जितने भी क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, एनवायरमेंट के जो फिनोमिना चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, वो सारे के सारे CO2 के कारण ही होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही होते हैं। इनकी मात्रा है हमारे एटमॉस्फेयर में 0.033%, जो कि अभी के डेटा के हिसाब से लगभग हो गया है 0.04%, यानी कि 398 ppm बोला जा रहा है, या फिर 400 ppm। ये डेटा आज कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का एटमॉस्फेयर में है। आगे हम बात करें, आगे इनर्ट गैस, जैसे कि इनर्ट गैस मैंने आपको बताया, यानी कि निष्क्रिय गैसें, सच एस नियॉन, हीलियम एंड क्रिप्टॉन एंड जीनॉन, ये भी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, बट बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होती हैं। वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर वेरी इन अमाउंट्स एट डिफरेंट प्लेस एंड टाइम। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर जो एयर है, हमारा वायुमंडल है, उसमें वाटर वेपर का कंटेंट आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, कहीं पर ह्यूमिड कंडीशन होती है, कहीं पे हॉट क्लाइमेट होता है, कहीं पे कूल क्लाइमेट होता है, तो वो सारी जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो डिपेंड करती हैं वाटर वेपर वहां पर कितना प्रेजेंट है, वो पूरा का पूरा उसको इफेक्ट करेंगे। दी एयर बिकम्स लेस डेंस विथ हाइट। अब यहाँ पर ये जो लिखा गया, ध्यान देना कि जो एयर है वो आपकी लेस डेंस यानी कि घनत्व में कम होती जाती है। कहाँ पर? हाइट पर जाने पर। यानी कि ये जो हमारी पृथ्वी है और इसके पास में सबसे ज्यादा एयर डेंस कहाँ पर होगी? सबसे पास में। तो यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? वो आपका अर्थ के पास में होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि डेंस का मतलब है सघन, है ना। मैंने आपसे बोला आप कहीं पर खड़े हुए हैं और यहां पर आपके ऊपर 100 kg वेट रखा गया है। 100 kg वेट यानी कि आप पर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है। आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, मैंने बोला यहां पर आप पर 50 kg वेट रख दिया जाएगा, तो भाई यहां पर तो प्रेशर कम हुआ ना ऊपर जाने पर। और यहाँ पर नीचे जैसे या यहाँ पे आपको 100 kg यहाँ पर लेकर जाना पड़ रहा है, तो ये प्रेशर ज्यादा हुआ। ऐसे ही यहाँ पर मात्रा ज्यादा है नीचे वायु की, तो यहाँ पे प्रेशर अधिक है, और वायु की मात्रा ऊपर कम है, इसलिए प्रेशर कम है। इसलिए जब भी हम कभी पहाड़ों की ऊंचाई या फिर पहाड़ की चोटी पर जाते हैं तो प्रेशर कम होने के कारण हमारे जो नाक है और मुंह है उससे ब्लड आने लगता है। क्योंकि ब्लड जो है वो क्या होगा भाई? आपका हाई प्रेशर आपके बॉडी में है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगा, और ऊपर जाने पर हमें प्रेशर लो होता जा रहा है, यही कारण है। तो ये हमने बहुत छोटे में पढ़ रखा है साइंस की बुक में कि पहाड़ों की चोटियों पे जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर नाक से ब्लड आने लगता है। बताइए क्यों? तो वही यहाँ पर पूरा पूरा आप पर इफेक्ट कर रहा है। देन हम आगे बात करें, इस बात को ध्यान रखना, जो पृथ्वी के निकट है ना वहां पे बहुत ज्यादा डेंस है और हाइट के साथ साथ कम होता चला जाता है। सेकंड है हाइड्रोस्फीयर। तो वाटर कवर ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। 3/4 यानी कि 3/4, लगभग 75% के समथिंग कवर किए हुए हैं।
लिथोस्फीयर ये हमारी सरफेस सॉलिड सरफेस है। सॉलिड सरफेस का मतलब ये है कि जहां पर वाटर अवेलेबल नहीं है, मतलब कि जहां पर वाटर है नहीं। वाटर अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि ग्राउंड वाटर तो अवेलेबल है बट उसके सरफेस वाटर वहां पर नहीं होता, वो आपकी सॉलिड सरफेस हो जाएगा। लगभग कितना, देखिए जो सॉलिड सरफेस है ना वो पूरे के पूरे अर्थ मास का, मान लो पूरे अर्थ का द्रव्यमान कितना है, मान लिया हमने यदि 100 केजी है तो उसका 93 केजी 93.06 केजी कौन है, सिर्फ लिथोस्फीयर। भले ही 1/3 भाग में है, भले ही 1/3 या 1/4 भाग में यहां पर प्रेजेंट है, लेकिन 93.06% मास यानी कि वजन पूरा का पूरा लिथोस्फीयर में है। बाकी जो वाटर है उसका तो बहुत कम वजन है, कितना, ओनली 7%। नेक्स्ट हम बात करें इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर का मतलब जैसे कि आजकल बहुत चल रहा है कि भाई बहुत बड़े बड़े बंगलो होते हैं, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, उनमें ना इंटीरियर डिजाइन का काम चलता रहता है। इंटीरियर का मतलब क्या है कि बाहर की डिजाइनिंग तो ठीक होगी, अब भैया अंदर कैसी सजावट करना है, कि आपका ये जो एक हॉल है यहाँ पर आप क्या लगाना चाहेंगे, टीवी लगाएंगे, सोफा कहाँ पे लगाएंगे, या फिर मान लीजिए ये आपका रूम है, यहाँ पर आप इस दीवार पर कौन सा वॉलपेपर लगाना चाहेंगे, साइड में क्या लगाएंगे, इस विंडो के पास में क्या लगाएंगे, तो वो पूरा पूरा क्या काम होता है आपका इंटीरियर यानी कि अंदर का वर्क। अब ऐसे ही हम देखेंगे कि अर्थ के अंदर, अर्थ के अंदर क्या है, देखिए क्रस्ट है, मेंटल है एंड कोर है। तो सबसे पहले बात करेंगे क्रस्ट की। क्रस्ट की यदि बात की जाए तो 5 से लेके 56 किलोमीटर मोटाई तक उसे हम कहेंगे अर्थ क्रस्ट। अब ये 5 से 56 क्यों है सर, इतना वेरी क्यों किया गया, क्योंकि हम बात करें जहां पर ओशियन है, महासागर है, वहां पर अर्थ क्रस्ट की मोटाई कम होती है। अर्थ क्रस्ट की मोटाई कम नहीं होती तो क्या होता, वो ओशियन बन ही नहीं पाता, वो गहराई ले ही नहीं पाता, तो वहां पे फिर ओशियन कैसे बनता। तो इस तरीके से जैसे कि ओशियन बहुत गहरा है और ये हमारा यहाँ पर तो हम रहते हैं, ये हमारा ओशियन है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है, तो यहाँ से लेके अर्थ क्रस्ट मान लीजिए हमारी यहाँ तक है, तो इसकी मोटाई सिर्फ कितनी हुई, इतनी सी मोटाई हुई यहाँ पर अर्थ क्रस्ट की, लेकिन यहाँ पर मोटाई इतनी ही रहेगी। तो ये आपका वेरी कर रहा है। सेपरेटेड फ्रॉम मेंटल बाय मोरोविसिक या फिर मोहो या एम डिसकंटिन्यूटी, यानी कि ये जो मैंने आपको बताया था, ये अर्थ क्रस्ट है, मेंटल है एंड बीच में आपका कोर है। तो मेंटल, ये वाला जो मेंटल यहाँ से जहाँ से स्टार्ट होता है, अर्थ क्रस्ट जहाँ पर खत्म होती है, वो किससे सेपरेट होती है, वो एक डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर है, कौन सी, मोरोविसिक, मोहो या फिर एम डिसकंटिन्यूटी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन सिंपली होता है कि क्रस्ट को मेंटल से अलग करने के लिए कौन सी डिसकंटिन्यूटी वहां पर काम आती है, क्योंकि भाई मेंटल से अलग हो रहे हैं इसलिए एम डिसकंटिन्यूटी, एम से ही मोहो है और इसे मोहोरो विषिक भी कहा जाता है। ओशियन में इसकी मोटाई होती है 5 से लेकर 11 किलोमीटर तक अर्थ क्रस्ट की, एंड कॉन्टिनेंट यानी कि जहां पर हम रह रहे हैं, महाद्वीप की बात की जा रही है, 35 से 56 किलोमीटर तक की इसकी मोटाई होती है, और इसीलिए हम कहते हैं 5 से 56 किलोमीटर तक मोटाई है अर्थ क्रस्ट की। नेक्स्ट हम देखें मेंटल। मेंटल यहां पर देखते हैं हम, तो मेंटल है 2900 किलोमीटर थिकनेस, और कोर है आपका यहां पर कितना, 3500 किलोमीटर थिकनेस। तो जैसा कि आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, फिजिक्स में आपने अर्थ की रेडियस की बात की होगी, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या देखी होगी। अब देखिए यहां पर अपन निकालते हैं, यदि 2900 और 3500 को जोड़ा जाए तो कितना होता है, 6400। और आपने जहां तक देखा होगा अर्थ का रेडियस, तो लगभग लगभग हम हमेशा वहां पर कैलकुलेशन किसके थ्रू करते थे, 6400 किलोमीटर के तहत ही करते थे। तो इनकी थिकनेस से भी हम अर्थ का रेडियस जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें आगे चलकर, तो देखते हैं भाई आगे क्या है। आगे है कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। जैसा मैंने आपसे बोल रखा था कि 8 जो एलिमेंट है ना, 8 एलिमेंट से अर्थ क्रस्ट का कितना भाग बना हुआ है, 8 एलिमेंट से बना हुआ है 99% भाग, एंड आपके 98 एलिमेंट से बना हुआ है 1%। ये हमने देख लिया। अब ये जो 8 एलिमेंट है इनका कितना कितना प्रतिशत है अर्थ क्रस्ट में, वो देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने जैसा बताया था, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और अदर। अब यहां पर देखने लायक बात यह है कि सर यहां पर लिख रखा है नॉन मेटेलिक एंड यहां पर लिख रखा है मेटल्स या फिर मेटेलिक। तो नॉन मेटेलिक कौन कौन है, ऑक्सीजन है और सिलिकॉन है, ये दोनों मेटल नहीं है। बाकी मेटल कौन कौन है, एल्यूमिनियम, आयरन,
कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। अब क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, सिंपल सा क्वेश्चन, कि अर्थ क्रस्ट में किस मेटल का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि अर्थ क्रस्ट में किस मेटेलिक एलिमेंट का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, परसेंटेज सबसे ज्यादा है, तो आपको वहां पे सबसे ए ऑप्शन में एग्जामिनर देगा ऑक्सीजन, बी में दे देगा सिलिकॉन, सी में दे देगा एल्यूमिनियम एंड डी में दे देगा आपको आयरन। आप जैसे ही इस क्वेश्चन को देखोगे सबसे ज्यादा प्रतिशत आपकी नजर जाएगी ऑक्सीजन पर, आप ए टिक करके आगे बढ़ जाओगे, बाद में उस क्वेश्चन पे दोबारा से वापस नहीं आओगे, क्योंकि आपको 100% श्योर हो जाओगे सबसे ज्यादा परसेंट पूछा है ऑक्सीजन का। बाद में जब बाहर आकर डिस्कस करोगे, लोग बोलेंगे उसने बोला था मेटेलिक, उसने बोला था मेटेलिक, तो भैया एल्यूमिनियम आंसर आना चाहिए। बाद में आप देखोगे ओ मैंने मेटेलिक तो देखा ही नहीं। तो भाई ऐसी गलतियां मत करना, छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सिंपली आपसे पूछे जाते हैं, तो आप सभी को एक बात ध्यान से क्वेश्चन को हमेशा 2 बार जरूर पढ़िएगा और प्रेजेंस ऑफ माइंड में पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि दिमाग लगाए कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, फिर क्वेश्चन को पढ़ा जा रहा है, तो वो आपके काम में नहीं आएगा। तो नॉन मेटेलिक जब भी ओवरऑल पूछा जाए कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है, आंसर होगा ऑक्सीजन। अर्थ क्रस्ट में नॉन मेटेलिक एलिमेंट सबसे ज्यादा कौन सा है, आंसर होगा ऑक्सीजन। बट पूछ लिया जाए कि मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है, तो आंसर होगा एल्यूमिनियम। और क्वेश्चंस बनते हैं सेपरेटली। अर्थ क्रस्ट में कैल्शियम एलिमेंट का प्रतिशत बताइए 3.63, अर्थ क्रस्ट में सोडियम का परसेंट बताइए 2.83, अर्थ क्रस्ट में पोटेशियम का परसेंट बताइए 2.59। क्वेश्चन ऐसे सेपरेटली बनते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन 2 एलिमेंट के द्वारा अर्थ क्रस्ट का 3/4 भाग बनाया जाता है, तो किस किस के द्वारा, ऑक्सीजन और सिलिकॉन के द्वारा। आपसे बोल दिया जाएगा कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी के एलिमेंट्स के द्वारा अर्थ क्रस्ट का कितना भाग बनाया जाता है, तो वहां पे आप आंसर करेंगे 1/4, यानी कि 1/4। वहां पे यदि प्रतिशत में पूछ लिया जाए तो 25%, लगभग कितना, 25%। तो भैया इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब एक बार देख लेते हैं हम कि ऑक्सीजन का कितना परसेंट है, 46.60, सिलिकॉन का है 27.72, एल्यूमिनियम का है 8.13, आयरन का है 5, कैल्शियम का है 3.63, सोडियम का 2.83, पोटेशियम का 2.59, मैग्नीशियम का 2.09 और बाकी के जो होते हैं अदर एलिमेंट्स उनका है 1.41%। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको टेबल एज इट इज याद रखना है, और जितनी भी बातें मैंने बताई उतनी बातें सारी की सारी आपको इसमें इंक्लूड करते हुए चलना है। अब मैं आपको बताता हूं कि इनके ऑक्साइड्स भी बनते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो ऑक्साइड बनेगा, तो एक तो ऑक्सीजन सबके साथ क्रिया कर लेगा, ठीक है। तो ऑक्साइड्स जो है वो है आपके सिलिका ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम का भी ऑक्साइड बनेगा, पोटेशियम का ऑक्साइड वहां पे नहीं बनता है, मैग्नीशियम का बनेगा। यानी कि ऑक्साइड्स की संख्या की हम बात करें तो ऑक्साइड्स की संख्या होती है 6। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तो खुद अपना ऑक्साइड बनाएगा नहीं, ऑक्सीजन तो किसी ना किसी के साथ मिलकर बनाएगा, एक कम ये हो जाता है, और एक पोटेशियम का ऑक्साइड आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑक्साइड्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। इनका प्रतिशत भी मैं लेकर आऊंगा। अब देखिए सिलिका ऑक्साइड, अब सिलिका जब सबसे ज्यादा है तो इसका ऑक्साइड भी सबसे ज्यादा बनेगा। तो पहले नंबर पर क्वेश्चन है कि भाई किसका ऑक्साइड सबसे ज्यादा है, तो सिलिका का ऑक्साइड सबसे ज्यादा है। इसका अलग अलग में आपको परसेंटेज लेकर आऊंगा, इसी प्रकार से एक टेबल बता दूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको नॉर्मल एक अंदाजा लगाना बता रहा हूं कि किसके ऑक्साइड्स आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो इसी क्रम में ऑक्साइड भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब एलिमेंट सबसे ज्यादा प्रेजेंट है तो उनके ऑक्साइड्स भी सबसे ज्यादा ही बनेंगे। तो भाई ये था हमारा आज का लेक्चर मिनरल और एलिमेंट्स के बारे में, रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में, कि भाई का अर्थ का कंपोजिशन कैसा था। तो सारे लोग कमेंट में एक बार जरूर बताएं मुझे, और मैंने अपना नंबर भी दे रखा है, व्हाट्सअप भी आप लोग कर सकते हैं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। तो भाई आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।